और किन्हीं को कुछ बोलना है तो बोलिए, तो स्टार्ट करेंगे आप। सर यहाँ पे निवेश का भी कमी है, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करता है, और यहाँ पे जो राजनीतिक एक तरह से जो एक्चुअली बिहार के विकास का पीछे होने का कारण जो है कि इसके इतिहास में ही छुपा हुआ है। पहले तो बिहार बहुत समृद्ध स्टेट हुआ करता था। मगध के समय आपको पता है कि कितना शक्तिशाली था, कितना समृद्ध था। मुगल काल में भी ये एक अलग प्रांत और अलग सूबा के रूप में ही था। फिर जो है कि इसको उत्तर मुगल काल में बंगाल में मिला दिया गया। फिर 1912 में जो है कि बिहार का अलग से विभाजन हुआ, और फिर 1936 में जो है कि बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया, उड़ीसा को बिहार से हटा दिया गया। तो उस समय तक की जो भी स्थितियां थी वो थी ही। वो सबसे दिक्कत तब हुआ जब 1793 ईस्वी में लॉर्ड क्या कहते हैं आपका एक नीति आया। ये पहले जो जमींदारी सिस्टम में ये अस्थाई था, बंदोबस्त, अस्थाई अस्थाई बंदोबस्त, बंदोबस्त नीति। उसमें ऐसा हुआ करता था कि पहले जो है कि जब अंग्रेजों ने बिहार के ऊपर कब्जा किया था, बंगाल बिहार के ऊपर जब कब्जा हुआ, तो शुरुआत के दरमियान में इसको टैक्स अंग्रेजों को किसी साल बहुत अच्छा मिल जाता था और किसी साल जो है कि ठीक नहीं मिल पाता। इसका कारण है कि बिहार में बाढ़ आते रहता था। जिस बार बाढ़ ने आया, फसल अच्छी उपज हुई, तो उसको टैक्स बहुत मिल जाता था। उपज के हिसाब से टैक्स लिया जाता था, जितना उपज हुआ उसमें से टैक्स। लेकिन फिर उसको लगा कि इस तरीके से तो ये एक अनस्टेबल पॉलिसी हो जाएगी। फिर उन्होंने क्या किया कि जमींदारी सिस्टम लगाया। आपको पता है कि जमींदारी सिस्टम मात्र 19% क्षेत्रों में ही था। बिहार, बंगाल, कुछ जो है कि संयुक्त उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ही लगाया गया था। जमींदारी सिस्टम लगाया ही इसलिए गया था कि आपके यहाँ उपज हो या नहीं हो, एक फिक्स रेट है, ये आपको देना ही पड़ेगा। तो ये अस्थाई बंदोबस्त का एक पार्ट इसी है का ना सर, वही इसी तो का है, नाम उसी का जमींदारी दूसरा सिस्टम नाम, है। वही तो। ठीक है, इसी का नाम जमींदारी सिस्टम। तो ये लॉर्ड क्या कहते हैं, कॉर्नवालिस ने लाया था इसको। और जमींदारी सिस्टम लगाने के बाद जो है कि होता क्या था कि जो किसान थे उसके पास जमीन हुआ करती थी। जमीन तो जमींदार को दे ही दिया गया था, लेकिन जो रैयत उसको खेत करने के लिए मिलता था, वो किसान अगर समय पे लगान नहीं चुका पाता था तो उस किसान से जमीन छीन लिया जाता था, फिर दूसरे को जो है कि नीलाम कर दिया जाता था। तो किसान भी जो थोड़ा बहुत कमाता था, जो उसके पास जमीन थी, वो सब चला जाता था। जमीन अगर किसान का चला जाए तो उसका सोशल रिस्पेक्ट वगैरह सब चीज खत्म हो जाता, आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है कि बिहार का शोषण होना जब स्टार्ट हुआ तो तब से लेकर के स्टार्ट ही था। उसके बाद आजादी मिली। आजादी मिलने के बाद जो है कि बिहार झारखंड संयुक्त रूप से जब था तो एक मिनरल रिच स्टेट था। यहाँ पे मिनरल ठीक ठाक अवस्था में पर्याप्त था। 1953 ईस्वी में क्या किया कि भारत सरकार ने एक जो है कि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाया, जो कि 1990-93 तक कंटिन्यू करते रह गया था। 1953 तिरपन में सर। 1953 में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी आ गई थी। इस भाड़ा समानीकरण नीति के कारण क्या हुआ कि देश में कहीं भी आप फैक्ट्री लगाइए, कच्चा माल के ढुलाई में जितना भी आपको भाड़ा लगता है उसकी सब्सिडी जो है कि भारत सरकार देगी। और हर इंडस्ट्री में जो है कि इक्वल मतलब कि भाड़े पे आप बिहार में लगाइए तो भी उतना ही आपको माल ढोने में पैसा लगने वाला है, कर्नाटक में भी लगाइए तो भी माल ढोने में उतना ही पैसा लगने वाला है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, क्यों? क्योंकि भाड़ा में जो है कि सब्सिडी दिया गया है। आपको जितना भी फ्रेट ढोने में भाड़ा लगेगा वो सब्सिडाइज रूप से मिल जा रहा था। तो इसके कारण जो है कि ये फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के कारण जो है सर कि बिहार को काफी नुकसान यहाँ पहुंचा। पर एक और है सर, ऐसा भी हुआ था क्या कि मतलब एक पे मैं से ऑडिटोरियम में पढ़े थे कि ऑब्वियस सी बात है, जो कोस्टल स्टेट है वहां पे जो है कि इंटरनेशनल बिजनेस करना उसको आसान होता है। ये कॉमन सेंस की बात है कि वहां पे लोगों ने यहाँ से माल ढो के लेके गया और वहां फैक्ट्री लगा लिया, वहां रिफाइन किया, उससे प्रोडक्ट बनाया और फिर जो है कि उत्पाद इसी के कारण बिकते हुआ। चला गया। ठीक है। राइट। उसके उसके लैंडलॉक्ड उसका ये भी है, बिहार लैंडलॉक्ड स्टेट उसके हुआ बाद है। उसके बाद आ रहे हैं, एक एक चीज करके पढ़ेंगे, फिर चीजें समझ में आ जाएगी। उसके बाद क्या हुआ कि 1990 के दशक में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दौर आया। एलपीजी रिफॉर्म हुआ था। एलपीजी रिफॉर्म जब हुआ तो पूरे देश में हुआ, लेकिन कुछ राज्यों ने उसमें प्रतिस्पर्धा में ये था कि हमको एलपीजी रिफॉर्म के तहत जो है कि विदेशी पूंजी का निवेश बढ़ाना है, हमारे यहाँ पे किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट लाना है, और हर राज्य का जो पॉलिटिक्स था वो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की ओर बढ़ने लगा। उसी 1990 के दशक में बिहार में जो पॉलिटिक्स ऐसा घुमा कि यहाँ पे जो है कि सामाजिक राजनीति चलना स्टार्ट हुआ, सोशल इक्वलाइजेशन की पॉलिसी स्टार्ट हो गई। आपको पता है कि दो ओबीसी के नेता उभरे थे उस समय, एक नीतीश कुमार, एक लालू प्रसाद यादव। दोनों ओबीसी नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ सामाजिक न्याय की राजनीति करने के चक्कर में डेवलपमेंटल पॉलिसी को पीछे ही छोड़ दिया था। कोई डेवलपमेंट से मतलब नहीं था। 1970 के दशक तक चीनी का 40% उत्पादन सिर्फ और सिर्फ बिहार में होता था। हालात भी ये है कि सिर्फ 2% उत्पादन बिहार में होता है, और जो है कि वो होता ही नहीं है। कुछ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री थी बिहार में, उसका भी सारा का सारा सत्यानाश हो गया। 1990 में जो भी इंडस्ट्री थी, चीनी मिल था, उसका जो है कि सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। अधिग्रहण करने के बाद सरकारी पॉलिसी के अंदर कितना अच्छे से मिल चल सकता आपको पता है, तो सारा का सारा मिल जो है कि धीरे धीरे ठप पड़ गया, बंद पड़ गया।
उसके बाद यहाँ पे जो है कि सोशल पॉलिटिक्स के कारण ऐसा स्थिति हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या गड़बड़ाना स्टार्ट हुई। पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या मतलब कि चरमरा गई थी, जिसके कारण भी जो है कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे निवेश करना ही नहीं चाहता। उसके बाद सत्ता बदली, नीतीश कुमार जी की सत्ता आई 2004 में। 2006 में इन्होंने जो है कि एक नई क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाई थी। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत ये कहा गया था कि जो भी इंडस्ट्री यहाँ पे लगाएंगे लोग, उसको जो है कि कुछ सब्सिडी दिया जाएगा। कुछ लोगों ने इंडस्ट्री लगाने का प्रयास किया भी था छोटे स्तर पे। लैंड एक्विजिशन में इतना बड़ा समस्या उत्पन्न होता है कि अगर कोई व्यक्ति बिहार में जमीन लेना चाहे, तो आपको पता है कि एक किसान के पास 2 बीघा, 1 बीघा, 10 कट्ठा ऐसे करके जमीन है। अब एक एरिया में अगर 50 बीघा भी जमीन लेना चाहे कोई इंडस्ट्री वाला, तो उसको 100 किसान से जाके माथापच्ची करना पड़ता है। उसके बाद अगर सरकारी जमीन भी दे देता तो उसके ऊपर भी किसी का कब्जा है यहाँ पे पड़ा हुआ। तो इन सारी समस्याओं की वजह से दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे बिहार में। आपको मतलब कि एक अगर क्या कहते हैं फैक्ट्री सेटअप करना है, फैक्ट्री के साथ साथ आपको जो है कि उसके जो इंसुलरी इंडस्ट्री होती है, वो सारा का सारा चीज जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इन सारे कारणों से आज तक कोई उद्योगपति आता नहीं है। 2006 वाले पॉलिसी में क्या हुआ था, तो बोल तो दिया गया था कि हम देंगे सब्सिडी, सब्सिडी दिया नहीं गया सरकार के द्वारा। 2015 में जाकर के वो केस क्या कहते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में जीत गया वो इंडस्ट्रियलिस्ट, और सरकार को जो है कि सब्सिडी भी देना पड़ा, जो भी उन्होंने वादा किया था उस पॉलिसी के तहत। और साथ के साथ सरकार ने अपना इज्जत भी गंवा दिया कि बिहार में इन्वेस्टमेंट करने लायक नहीं है। सरकार अगर कोई वादा कर भी लेती है तो सरकार पूरा नहीं करती। इन सब हालतों के कारण जो है कि बिहार का विकास इतना पीछे चला गया है। अभी कुछ आंकड़े आपको हम बताने जा रहे हैं, इसके कारण आपको समझ में आएगा कि बिहार कहाँ पहुंच गया। ठीक है, आइए और देखते हैं। आपको पता है कि औद्योगिक विकास होने से जो है कि किसी राज्य का के प्राकृतिक संसाधन का जो है कि ठीक ठाक तरीके से दोहन हो पाता है, तो वहां पे जो है कि उसका जीवन स्तर बढ़ता है। तो जो इस्पात है, सीमेंट है, कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी है, उर्वरक है, बिजली है, ये औद्योगिक विकास के आधार होते हैं। इन सब में से कोई भी बड़ी इंडस्ट्री बिहार के पास है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि विकास के लिए छोटे छोटे लघु उद्योग आधारित उद्योग भी होते हैं, जो कि आजादी के बाद से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि बिहार में लगाए जाए, लेकिन आज तक नहीं लगा। और उदारीकरण के 3 दशक बीत जाने के बाद भी हालात ये हैं कि यहाँ पे जो है कि इस्पात इंडस्ट्री, इन सब बड़े इंडस्ट्री में से कोई इंडस्ट्री है ही नहीं। भारत मतलब कि आप देखिए कि भारत जो है कि इस्पात और सीमेंट में चीन के बाद दूसरे स्थान पर उत्पादक देश के रूप में है, लेकिन बिहार उसमें से कहीं नहीं। उर्वरक हो गया, बिजली उत्पादन हो गया, भारत तो विश्व में 3रा स्थान रखता है इसके उत्पादन में, लेकिन बिहार उसमें से आपको कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी वस्त्र उद्योग है, ऑटोमोबाइल है, जेम्स है, ज्वेलरी है, इसमें भी भारत की अपनी पहचान है, लेकिन बिहार कहीं नहीं है इसमें से। ठीक है, इसके साथ साथ ही यहाँ की सूक्ष्म लघु उद्योग है, मध्यम उद्योग है, उसका भी जो है कि कोई रूपरेखा बिहार में आपको नहीं दिखेगा। 6 करोड़ इकाइयां पूरे देश में कार्यरत है सूक्ष्म एमएसएमई सेक्टर में, जिसमें 11 करोड़ लोग रोजगार पा रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद में इसका जो है कि करीब करीब 30% योगदान होता है एमएसएमई सेक्टर का, लेकिन हालात ये है कि बिहार में एमएसएमई सेक्टर का भी कोई विकास ठीक से हुआ नहीं। भारत का औद्योगिक विकास हुआ है, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं हुआ है, लेकिन बहुत काफी असमान रूप से हुआ है। कारण क्या है, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, ऐसे राज्यों का औद्योगिक विकास तो हुआ है, लेकिन बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों जो है कि सर्वाधिक इसमें से पिछड़े हुए हैं। वर्तमान में बिहार में कोर उद्योग, जो कि 8 उद्योग का हम बात कर रहे थे, उसमें जो है कि उससे संबंधित कोई उद्योग नहीं, कोई बड़ा उद्योग आपको नहीं देखने को मिलेगा। एक सर्वे का बताते हैं, 2018-19 का औद्योगिक सर्वेक्षण का डाटा है। उस डाटा में बताया जाता है कि देश में करीबन 2.4 लाख कारखाने हैं। फैक्ट्री का संख्या देश में 2.4 लाख है। ठीक है, इसमें बिहार में पता है आपको कितना, 3.4 हजार। परसेंटेज निकालेंगे तो 1.4% ही कारखाने जो है कि बिहार में। 1 मिनट पानी पी लेते हैं। सर क्या सब बता दिए अभी? काफी क्लास आगे निकल रही है। क्या बोले, यूरोप में इतना छोटा स्टेट क्यों है? तो कितना बताया सर आंकड़ा? 2.4 लाख कारखाना है इस बिहार में। कितना? भारत में कुल कारखाने 2.4 लाख कारखाने हैं, जबकि बिहार में मात्र 3.4 हजार, यानी 3400 कारखाने ही हैं बिहार में, जो कि परसेंटेज के रूप में 1.4% कारखाना होता है। ये औद्योगिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भारत सरकार का। ठीक है, चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए, अभी बहुत सारा दिखाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, मतलब कि इतना तो आपको समझ में आ गया कि इतिहास से लेकर के अभी तक का हालात क्या है। और ऐसा नहीं है, इसको समझिए कि बिहार औद्योगिक रूप से सर्वाधिक पिछड़ा हुआ राज्य था, ऐसा नहीं था।
बिहार स्वतंत्रता के समय देश का 5वां औद्योगिक राज्य था। ये उस समय का आंकड़ा है। 1947 तक जब देश आजाद हो रहा था, बिहार में बहुत सारे उद्योग थे। संयुक्त बिहार की बात कर रहे हैं। इसमें इस्पात हो गया, सीमेंट हो गया, चीनी हो गया, जूट हो गया, कागज हो गया, कृषि हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया। ये आप नोट कर सकते हैं, इस तरीके के उद्योग थे हमारे बिहार में। इस्पात, सीमेंट, चीनी, जूट, कागज, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे उद्योग थे। और बहुत सारे उद्योगों ने अपनी औद्योगिक इकाई बिहार में जमाई हुई थी। ठीक है, इसका आपको उदाहरण देखने को मिलेगा सार्वजनिक क्षेत्र के, जैसे कि स्टील जो उद्योग है ये बोकारो में था आपका। उर्वरक का जो उद्योग था वो सिंदरी में था। तेल शोधक कारखाना जो है कि बरौनी में था। उसके बाद भारी संयंत्र का कारखाना जो है कि रांची में था। रेलवे बैगन का कारखाना और डिब्बा बनाने का कारखाना मोकामा में था। दवा इंडस्ट्री जो है कि मुजफ्फरपुर में थे। इसके अतिरिक्त भी इलेक्ट्रॉनिक्स, भारी वाहन का, कृषि का, उसके बाद फूड प्रोसेसिंग का, खनन संबंधी, चीनी मिट्टी संबंधी बहुत सारे उद्योग बिहार में थे। लेकिन हालात क्या हुआ, दरबदर इसकी गए कहाँ ये सारे उद्योग। मोकामा एक तो संयुक्त, अब इसी में से देख लीजिए, जैसे कि इस्पात बोकारो में था तो बोकारो चला गया। उर्वरक सिंदरी में था, वो भी मतलब हट चुका है। तेल शोधन कारखाना बरौनी में वो चल रहा है किसी तरीके से। भारी संयंत्र कारखाना रेलवे रांची में था, वो खत्म हो गया, चला गया कट के। रेलवे बैगन का जो मोकामा में कारखाना था वो बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, दवा कारखाना मुजफ्फरपुर का वो बंद हो चुका है। उसके बाद इसी तरीके से अशोक पेपर मिल दरभंगा बंद हो चुका है। ठाकुर पेपर मिल समस्तीपुर बंद होने के कगार पे, बीच में चालू करवाया गया था लेकिन चल नहीं पाया। 13-14 चीनी मिल चल रहा है। बाद में की और भी जो चीनी मिल था 1970 के दशक में 40% चीनी का उत्पादन होता था बिहार में, अभी 2% के आंकड़े पे है। सारा का सारा चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद सिर्फ यही उद्योग नहीं आता है, इसके अलावा भी जो है कि 1991 के बाद बहुत सारा पूंजी देश में तो आया। ठीक है, बहुत सारे उद्योग आए, लेकिन पता है आपको पूरे देश में जो है कि 19,17,000 करोड़ रुपए की पूंजी लगाए गए थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 941 करोड़ रुपए की पूंजी ही बिहार आ पाए। अब देखिए जरा गैप कि भारत में कितना आ रहा है 1991 के बाद और बिहार में कितना आ रहा है, इस चीज को समझिए। उसके बाद जो है कि जो बड़े बड़े उद्योग थे ये आए नहीं आए। आने का कारण तो बहुत ऐतिहासिक रूप से बता चुका है, 10 मिनट उसे भी डिस्कस किए। उसके बाद कुशल और कुछ जो छोटे छोटे उद्योग लगते हैं कुशल कारीगर के कारण, वो भी जो है कि धीरे धीरे खत्म होने लगे। इसका जो है कि प्राचीन काल में सिर्फ और सिर्फ बड़े उद्योग ही नहीं थे, देखिए कि छोटे छोटे उद्योग भी थे, जैसे कि लाह का उद्योग, सूत का उद्योग, तसर का उद्योग, मलबरी सिल्क का उद्योग। भागलपुर खुद बहुत बड़ा सिल्क का सिल्क नगरी अभी भी कहलाता है वो। कालीन का उद्योग, ये सब निर्माण के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध था। लेकिन दिन ब दिन हालत खराब होते गए, इनके कर्मियों को सब्सिडी नहीं मिला। जो लोग अपने स्तर पे काम कर रहे थे, आज भी आप हस्तकरघा वगैरह उद्योग में जाएंगे, वहाँ के मजदूरों का हालत खराब है। बिजली बिल भरते भरते उसका दिमाग खराब हो जाता है। सरकार ने किसी भी तरीके से उसको समर्थन या फिर सब्सिडी देने का प्रयास किया ही नहीं। 1980 के दशक के बाद बिहार जो है कि औद्योगिक विकास की तुलना में तेजी से पिछड़ना स्टार्ट हुआ, और 1990 के बाद जब एलपीजी रिफॉर्म आया, उसमें से जो बिहार पिछड़ना स्टार्ट हुआ, पिछड़ते ही ला गया। तो उसमें मैं जो है कि भाड़ा समानीकरण नीति जो थ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी था, जो है कि आपको बता ही दिया, वो तो आप समझ चुके हैं कि छोटा नागपुर पठार जो कि देश का 1/3 खनिज बिहार में ही विद्यमान था, वो आप समझ रहे हैं कि खनिज रहने के बावजूद भी बिहार खनिज विहीन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से खनिज ढोने का किसी को कोई पैसा लग नहीं रहा था। थ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने कितना नुकसान किया, एक तो अंग्रेजों ने लूटा, उसके बाद हमारे ही केंद्र सरकार ने हमको लूट लिया। और बिहार का कोई नेता भी आवाज नहीं उठाता था कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, सोच के देखिए। उसके बाद आजादी के बाद जो है कि सार्वजनिक क्षेत्र में लगे उद्योग और कुशल प्रबंधन के कारण कार्य कुशलता के अभाव में बंद हो गए। उसके बाद जो है कि 2000 ईस्वी में झारखंड जब यहाँ से अलग हुआ तो औद्योगिक विकास को काफी धक्का लगा। छोटा नागपुर पठार में जो समृद्ध खनिज था, जो औद्योगिक नगरी थे, सारे के सारे झारखंड में चले गए। बिहार में कृषि और चीनी आधारित ही सिर्फ और सिर्फ जो है कि उद्योग कुछ बचे रह गए। जूट के कारखाने थे जो भी बंद पड़े हुए हैं, और कुशल प्रबंधन के कारण सारे जो है कि उद्योग मरनासन अवस्था में चला गया। 98 नगर वगैरह में सीमेंट की इंडस्ट्री थी, आपको पता होगा कि रोहतास कैमूर वाला सारा का सारा इंडस्ट्री बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, लंबे समय तक बिहार में उसके बाद जो है कि सड़क, बिजली, संचार जैसे मूलभूत आधारभूत संरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति होती है वो चिंताजनक बनी रही। आपको याद होगा लालू जी का वो भाषण कि रोड बना देंगे तो जो है कि पुलिस क्या कहते हैं, क्रिमिनल आने लगेगा और गाड़ी तेज दौड़ने लगेगा, एक्सीडेंट होने लगेगा। हमको सम्मान चाहिए, मतलब विकास नहीं सिर्फ सम्मान चाहिए। ये इन सब चीजों ने भी बिहार का जो सत्यानाश किया है आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, लंबे समय तक ये आधारभूत संरचना की स्थिति बहुत खराब रही। बिजली मिल नहीं पा रहे थे। आपको पता होना चाहिए कि पटना में जितना बिजली मिलता था ना, एक समय था मुंबई में उतना ही बिजली मिलता था।
सूरत से ज्यादा बिजली पटना में रहा करता था एक समय पे, और आज सूरत कहाँ है और पटना कहाँ है सोच भी नहीं सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज, मंडी की व्यवस्था, अनाज के भंडारण की व्यवस्था, कृषि आधारित उद्योग सारे के सारे सत्यानाश हो गया। उसके बाद बिहार का ज्योग्राफिकल भी क्या कहते हैं प्रॉब्लम है। एक पार्ट में जो है कि बाढ़ रहा था, दूसरे पार्ट में क्या रहता है, सुखाड़ रहता है। ये सच्चाई है या नहीं? आसान है, अगर उत्तर बिहार में बाढ़ है और दक्षिण बिहार में सुखाड़ है, इसको अगर आपको इक्वलाइज करना है तो बहुत आसान है। सबसे पहले आप बात समझिए बिहार की ज्योग्राफी में कि जितने भी उत्तर बिहार की नदियां हैं, सारी की सारी नदियां आके गंगा में मिलती हैं। तो उत्तर बिहार से पानी तो गंगा में आ जाता है, ठीक है। अगर उस नदियों का गाद हटा दिया जाए, नदियों का रास्ता क्लियर कर दिया जाए, उसके इंक्रोचमेंट में जो लोग बसावट बसा लिए उसको हटा दिया जाए, तो उत्तर बिहार में जितना भी पानी आए, जितना मर्जी पानी आए, गंगा में तो आ जाएगा। उसके बाद गंगा से जो है कि दक्षिणी बिहार की नदियों को अगर जोड़ दिया जाए नदी जोड़ो Right. परियोजना के तहत नहरी का विकास कर दिया जाए, तो वो जो पानी उत्तर बिहार में बहुत रहता है, दक्षिण बिहार सूखा रहता है, दोनों जगह इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और पूरा का पूरा उत्तर बिहार से गंगा तक तो पानी आ ही जाता है, आधा बिहार तो पानी ऐसे ही आ जाता है, सिर्फ उसके आपको रास्ते को साफ करना है। इतना आसान काम है, फिर भी लोग नहीं कर पाते हैं। एक दो प्रोजेक्ट चल रहा है, कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट लगभग पूरा होने की स्थिति में है, उसके बाद तो कुछ चल भी नहीं रहा है। और उसके बाद देखिए, अगर इसका प्रबंधन किया जाए, जल प्रबंधन, जैसे कि बिहार प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहा, औद्योगिक विकास इसके कारण प्रभावित हो रहा है, कोई भी उत्तर बिहार में कारखाना लगाना नहीं चाहता है। अगर वो दरभंगा में कहावत है कि मतलब कि छोटा बैंक भी मुद्द देगा तो बाढ़ आ जाएगा, ये कहावत चलता है दरभंगा में। मतलब वहाँ का स्थिति ही इतना खराब है। आप सोच सकते हैं कि जो उतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र मिथिलांचल का क्षेत्र है, वो कौन जाएगा वहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए? पूरा का पूरा 3-3 महीना 4-4 महीना तक वो पूरा का पूरा इलाका जो है कि पानी में डूबा हुआ रहता है। देखिए, जैसे कि भाखड़ा नंगल सतलज नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना बनाया गया ना, उसी तरीके से कोसी नदी पर, गंडक नदी पर अगर बहुउद्देशीय परियोजना को ठीक से लागू किया जाता है, ठीक से अगर बनाया जाता है, आज ये हालात बिहार के नहीं रहते। उसका बिहार का औद्योगिक पिछड़ेपन का एक कारण है राजनीति में दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी। कोई भी राजनेता आज तक बताइए कि इतना कठोर कदम उठाए कि हम जो है कि एक मेरी नीति है कि हम जो है कि इंडस्ट्री लाएंगे ही लाएंगे बिहार में, चाहे कुछ हो जाए। नीतीश कुमार ने थोड़ा बहुत प्रयास 2006 में किया, 2016 में किया, उसका प्रयास ही करना बंद कर दिया। और कोई मतलब ही नहीं पड़ता है, प्रयास भी नहीं करना चाहते हैं। अभी पटना में जो है कि पिछले साल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ है, उस समिट में पता है छोटा छोटा कारखाना अडानी वगैरह कुछ लगाने के लिए बहुत छोटा स्तर का बात हुआ है। मैं उस पूरे इन्वेस्टमेंट समिट को उसमें देखा था, ठीक है, उसका हाँ पूरा बोले आंकड़ा लिखा हुआ है कहाँ कहाँ क्या क्या इन्वेस्टमेंट होने वाला है। हाँ अडानी सामू बोले 8400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए बोले थे। शाहनवाज हुसैन से अभी जो थे यहाँ के उद्योग मंत्री, वो भी तो कर रहे थे शाहनवाज प्रयास। हुसैन जब उद्योग मंत्री थे थोड़ा बहुत लग रहा था कि औद्योगिक स्थिति सुधरेगी, लेकिन उसके बाद तो जो गया ही। उसके बाद देखो, नेताओं की दृढ़ इच्छा शक्ति में बहुत कमी है, प्रशासनिक क्षमता है, दूरदर्शिता का घोर अभाव है, कानून व्यवस्था की बहुत खराब स्थिति है, नक्सलवाद, जातीय हिंसा की प्रवृत्ति लंबे समय तक बिहार में विद्यमान रही। इस परिस्थितियों में कोई भी राज्य औद्योगिक विकास की संभावना में सोच भी नहीं सकता। पिछले एक दशक से ज्यादा स्थिति में ऐसे ही रहा। उसके बाद पिछले कुछ समय से जब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में सुधार हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत ठीक हुआ, लगभग हर गांव में बिजली पहुंचा, सड़क पहुंचा, तो जो है कि कोई भी नेता ने इस तरीके से काम नहीं किया कि अब राजनीतिक इच्छा शक्ति बनाए और इंडस्ट्री को बुलाने का काम करे। जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जब सुधरी तो क्या विकास हुआ वो सुन लीजिए। उसके बाद क्या हुआ कि कानून व्यवस्था जब बेहतर हुई, कृषि और कृषि से संबंधित उत्पादकता में वृद्धि हुई, प्रति व्यक्ति आय में थोड़ा बहुत इजाफा हो गया इसके कारण। उदाहरण स्वरूप समझ लीजिए कि 2005-4-5 में प्रति व्यक्ति आय था बिहार का 7,914 रुपये। 2004-5 का ये आंकड़ा है 7,914 रुपये। अभी प्रेजेंट स्थिति जो है, क्या कहते हैं, वर्तमान का आंकड़ा ये है कि 50,555 रुपये प्रति व्यक्ति आए पिछला इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद जो है कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार का औद्योगिक विकास के लिए अनेक सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, लेकिन नतीजा ये हुआ है कि 10 चीनी मिल चालू हो चुके हैं, उसमें से 46.2 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ है। डेयरी उद्योग को जो है कि प्रोत्साहन दिया गया है। आपको पता होगा कि सुधा डेयरी ये आपको पूरे बिहार में लगभग ठीक ठाक तरीके से मिल जाएगा, जिसमें कि 2021-22 तक का आंकड़ा दिया गया है कि 115 लाख टन दूध उत्पादन हुआ, जिसका मतलब कि पिछले 1-2 दशक से जो है कि दुगुना हो चुका है ये। हैंडलूम, पावरलूम और रेशम उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। इसके साथ ही जो है कि कई तरीके की सब्सिडी भी प्रदान की गई है। बिहार में 2 औद्योगिक नीति लगाई गई है, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 और बिहार स्टार्टअप नीति 2017, ठीक है। इससे निवेशकों में थोड़ा बहुत दिलचस्पी आई है।
3 क्षेत्र पे बिहार अभी फोकस कर रहा है। एक इथेनॉल, दूसरा खाद्य प्रसंस्करण और तीसरा जो है कि रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें कुछ जो है कि विकास दिख रहा है। 2021 तक जो है कि इथेनॉल के क्षेत्र में 32,454 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था, जिसमें कि प्रथम चरण में 159 इकाइयों को स्वीकृति मिली थी, जिसमें कि 57 इकाई चालू हो गई है। लिहाजा जो है कि पूर्णिया वगैरह में कहीं-कहीं इथेनॉल का फैक्ट्री चलता है, आपको पता होना चाहिए अभी। बिहार औद्योगिक क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। खगड़िया में और बेगूसराय में फूड प्रोसेसिंग पार्क लगाने की बात चल रही है। सीमेंट कंपनियां जो कुछ बंद हुई थी, थोड़ा बहुत सीमेंट कंपनियां, श्री सीमेंट वगैरह जो है कि वो चालू हुआ है। डालमिया नगर में भी कुछ कंपनियों को चालू करने की बात चल रही है। इस तरीके से बिहार में कोई भी स्पष्ट औद्योगिक विकास देखने को मिल नहीं रहा है। सकारात्मक रुझान आए हैं। अगर कोई ठीक तरीके से इसमें जो है कि प्रयास करेगा तो बिहार में औद्योगिक विकास का विस्तार काफी देखा जाएगा। हालात ये नहीं रहेगा कि मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, महाराष्ट्र से और बंगाल से ट्रक भर भर के माल बिहार आएगा और यहाँ से जब बिहार से ट्रक खुलता है, सारा का सारा ट्रक खाली जाना पड़ता है। आपको पता हो कि जो ट्रक वाला आता है ट्रांसपोर्टर, तो वो बिहार में माल उतार करके पूरे बिहार से खाली ट्रक को कलकत्ता लेके जाता है, फिर कलकत्ता में माल लोड करके उसको हरियाणा लेके जाता है। ये हालात है, बिहार में कुछ भरने के लिए नहीं है उसके पास। ठीक है, ये सर तो अभी बोलो। जो कृषि रोड मैप तो पे भी दिया गया है। इसमें औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण में और भी है, जैसे कि एक तो ब्रिटिश वाला रीति बताया ही, उसके बाद जो है कि जमींदारी उन्मूलन कानून जो था ये भी लागू नहीं हो पाया बिहार में। भूमि सुधार कार्यक्रम जिसको बोलते हैं, राजनीतिक इच्छाशक्ति का कारण ये इसका सही से क्रियान्वयन नहीं हुआ। हालात ये है 2% लोगों के पास बिहार का 21% जमीन है अभी भी। 2% लोगों के पास 21% जमीन। ठीक है, ये हालात है बिहार। उसके बाद बताओ, आंकड़े तो ऐसे हैं कि सुन के रोक रहे हैं। बिहार में कुछ आंकड़े सुनिए। 2001 में बिहार का जनसंख्या था 8.2 करोड़। 2011 में जनसंख्या बढ़ के हो गया 10.40 करोड़। ठीक है, एक दशक में 2 करोड़ से ज्यादा मतलब जनसंख्या बढ़ा है पिछले 10 सालों में। और उसके बाद दशकीय वृद्धि दर भी 25% से ज्यादा है बिहार का। इसके कारण क्या हुआ कि प्रति व्यक्ति आय घटते चला गया, बचत और निवेश में भी कमी आई, गरीबी का दुष्चक्र चलना स्टार्ट हुआ। गरीबी के दुष्चक्र में आपको पता है, गरीबी और शिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, अब फिर क्या होगा, गरीबी। गरीबी से स्टार्ट होगा और शिक्षा पे जाएगा, फिर जनसंख्या वृद्धि में आएगा और फिर गरीबी में। ये दुष्चक्र जो है कि चलते रहता है। गरीबी बेरोजगारी व्याप्त रूप से है, रोजगार परक शिक्षा प्रणाली है ही नहीं, प्रशिक्षण का बिल्कुल अभाव है, जातीय आधारित भेदभाव जो है कि एकदम पड़ा हुआ है बिहार में। सम्यक कार्य की जो संस्कृति होती है, मिलजुल के काम करेंगे सभी लोग आगे बढ़ेंगे, सबका साथ सबका विकास, वो है ही नहीं। परंपरागत समाज आज भी जो है कि पूरी तरीके से बिहार में फैला हुआ, ये जड़ फैलाए हुए है। जीवन को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने कदम भी उठाए हैं, लेकिन उसका बहुत जो है कि परिणाम नहीं दिखता है। जैसे कि स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, स्वच्छ पेयजल पूर्ति जैसे बुनियादी ढांचों का विकास किया गया है। हर घर तक बिजली पहुंची है, हर घर तक नल से जल पहुंच रहा है। पंचायती राज अधिनियम बिहार में 2006 में लागू किया गया था। ऐतिहासिक निर्णय लिया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, महिलाओं को 50% पद का आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना था। उसके बाद जो है कि लगभग 8-10 राज्य ने इसका अनुसरण किया है और वहां भी आज महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है। कृषि के क्षेत्र में सुधार करने के लिए कृषि रोड मैप का जो जिक्र हम लोग पिछले क्लास में पूरा कृषि रोड मैप पढ़ा चुके हैं, उसका किया गया। सिंचाई, भंडारण और विपणन जैसे सुविधाओं का विकास किया गया है। किसानों को खाद्यान्न का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। पैक्स को जो है कि मजबूत किया गया है और कृषि साथ, जिसको किसान क्रेडिट कार्ड कहते हैं, उसके माध्यम से जो है कि कुछ किसानों को उसका कृषि साथ भी मिलता है। औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास निवेश प्रोत्साहन नीति लाया गया है 2016 में। बिहार स्टार्टअप नीति लाया गया है 2017 में। उसका वित्तीय समावेशन के लिए, वित्तीय समावेशन समझते हैं, व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, बताइए, कोई जानते हैं? दो बात को ध्यान में रखा जाता है, उसमें दो बात पर ध्यान दिया जाता है सर। संसाधन किस तरह से उपयोग करना, मतलब आने वाले पीढ़ियों को ध्यान में रखकर उपयोग किया जाता है, साथ साथ पर्यावरण पर भी ध्यान दिया जाता है। अरे वित्तीय समावेशन में सबके पास बैंक का खाता हो, बैंक का एक्सेस हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है। दैट इज वित्तीय समावेशन। जनधन योजना वित्तीय समावेशन का बहुत बड़ा रूप था, ताकि सबके पास कम से कम एटलीस्ट बैंक का खाता हो और बैंक से जो है कोई जुड़ा रहे, उसको वित्तीय समावेशन कहा जाता है। उसको समावेशी विकास कहा जाता है जो तुम बोल रहे हो।
हाँ समावेश भी का ध्यान ठीक नहीं है, दिया। ये वित्तीय समावेशन है। वित्तीय समावेशन के लिए वित्तीय सतत विकास के बारे में बोल रहे हैं हाँ, सतत। वित्तीय समावेशन के लिए जो है कि स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है बिहार में, एसएचजी जिसको बोला जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। बैंकों से जोड़कर उनको आज भी ऋण प्रदान करवाया जाता है और अभी तक 12.72 लाख से भी अधिक स्वयं सहायता समूहों को बैंकों के साथ संपर्क करके उसको 16,537 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। ठीक है, सरकार ने शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण करने का प्रयास किया है। इसके लिए क्या क्या किया गया आपको पता होना चाहिए कि सभी जो है कि अनुमंडल में मेडिकल कॉलेज, सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी प्रमंडल में मेडिकल कॉलेज, अनुमंडल नहीं, अनुमंडल 101 है, प्रमंडल में मेडिकल कॉलेज, सभी जिलों में एग्रीकल्चर कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटीआई, आईटीआई, महिला पॉलिटेक्निक, इस सबको जो है कि स्थापित करने का प्रयास किया गया है। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बिहार सरकार ने बहुत कुछ किया है। 7 निश्चय 1.0 और 7 निश्चय 2.0 अपनाया गया है। अब आइए 7 निश्चय 1.0 और 2.0 में क्या था, याद है 7 निश्चय 1 में क्या था, 7 निश्चय 2 में क्या था? ये पूछा जाता है, पीटी में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है। हाँ सर याद है। बताइए जरा 7 निश्चय 1 में क्या था? सर सर सात आपको निश्चय तो पार्ट 1 में था आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार, हर घर बिजली, हर घर नल जल, घर तक पक्की सड़क, नदी गलियां नालियां, सड़क, स्वच्छता, शौचालय निर्माण, अवसर बढ़े, आगे बढ़े। देखिए ये पहला वाला। हम पूछते हैं, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, ये 7 निश्चय 1 में था या 2 में था? टू में सर। उसके बाद बताइए, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, ये 7 निश्चय 1 में है या 2 में है? 2 में टू में सर। सर। इसके हर साथ हृदय योजना चला था। हर घर बिजली लगातार, 7 निश्चय 1 में था या 2 में था? बिजली वन में सर। 2 में है सर। 1 सर। 7 ये निश्चय 1 1 में। में अच्छा उसके बाद बताइए, हर खेत सिंचाई का पानी, 7 निश्चय 1 में या 2 में? 2 में सर। सर। 1 में 2 में है टू में ये। है। हर खेत सिंचाई का पानी, ये 2 में है। सशक्त महिला, सक्षम महिला, हाँ 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 2 में ये ये भी सर। 2 में है सर, 2 में। तो आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, ये 1 में है। पहला 1 वाला में सर। इसमें कितना परसेंट आरक्षण गया देगा? 30%, 33%, 35% या 37%? 33% सर। 33%, 33 33 था या 35 था? सर 35 है सर। 33 33 सर था। 30, 33, 35, 33 तीन आंकड़े में 33 से कौन सा आंकड़ा? 33% सर। 35% रोजगार को आरक्षित कर दिया गया महिलाओं के लिए। 35 है, वही तो बोल 35। सर 35। उसके बाद शिक्षक जो बहाली होती है, प्राथमिक शिक्षक में 50% आरक्षित रोजगार है महिलाओं के लिए। पंचायती राज में 50 है, पंचायती राज में भी 50% है। खेल में भी 50, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में 33%। हाँ कॉलेज में सर 33% है। यस सर। ये और याद रखेंगे, ये काम आएगा लिखने में। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के एडमिशन में 33% है। उसके बाद हाँ, सात खेल में कैसे 33 है। 7 निश्चय में जो है कि आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार 35% था। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, बिहार पंचायती राज विकास, पंचायती राज संस्थाओं में 50% है। उसके बाद शिक्षक नियुक्ति में जो है कि प्राथमिक शिक्षक में 50% महिलाओं को सीट रिजर्व है। ठीक ठीक है, ये आंकड़े याद रखें। यस सर। चलिए, तो आइए देखते हैं 7 निश्चय पार्ट 1 में क्या था। काफी चीज पढ़ना है आज, ठीक है। तो देखिए 7 निश्चय पार्ट 1 में क्या था, उस चीज को समझते हैं। पहला था आर्थिक हल, युवाओं को बल। दूसरा आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। तीसरा था हर घर नल जल। चौथा था हर घर बिजली लगातार। पांचवा था घर तक पक्की गली नलियां। छठा था शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। सातवां था अफसर बढ़े, आगे बढ़े। ये 7 जो है कि पहल था इसमें 7 निश्चय 1 में। 7 निश्चय पार्ट 2 में क्या था, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। ठीक है, ये 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत। अब देखना है कि 7 निश्चय पार्ट 1 में एक एक उसके जो है कि सेक्शन में क्या था। जैसे आर्थिक हल, युवाओं के बल, इस सेक्शन में क्या क्या काम हुआ है। इस सेक्शन में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सबको दिया गया था। जो भी लोग, आज भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलता है,
उसके बाद मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना, जो 12th पास लड़के थे 20 से लेकर के 25 वर्ष के बीच में रोजगार खोजने के लिए जा रहे थे, उसको जो है कि 1,000 रुपये पर मंथ दिया जाता था। उसका कौशल बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगारी भत्ता इसको कहते हैं। कौशल युवा योजना निकला था, आपको पता है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर हर ब्लॉक में लगभग खुला हुआ है। उसके बाद बिहार स्टार्टअप नीति लाई गई थी 2017 में, जिसमें जो है कि स्टार्टअप के लिए युवाओं को जो है कि प्रोत्साहित किया जा रहा था। युवा वर्ग के लिए शिक्षा, कौशल और रोजगार तीनों को अवसर को ध्यान केंद्रित किया गया था। आर्थिक युवाओं का वर्ग। उसके बाद आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। पता है कि श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं का 35% आरक्षण डायरेक्ट कर दिया गया था। ठीक है। हर घर नल का जल का उद्देश्य था कि बिहार के सभी घरों में घरेलू उपयोग के लिए स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना। इसको बाद में भारत सरकार ने भी अपना लिया था। उसके बाद हर घर बिजली लगातार में जो है कि इसके गांव, इसके अंतर्गत प्रत्येक गांव में बिजली का अबाध आपूर्ति सुनिश्चित करवाया गया था। और ये जो योजना काफी अच्छे तरीके से लागू है। आपको पता होगा कि झारखंड में बिजली का हालात इतना ज्यादा खराब है, आप सोच भी नहीं सकते हैं सपने में भी कितना ज्यादा खराब है। बोकारो हो, चतरा हो, जामताड़ा हो, दुमका हो, गुमला हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, धनबाद हो, गिरिडीह हो, किसी का भी नाम लीजिए, रांची तक में बिजली की कटौती भयंकर तरीके से चल रही है झारखंड में। बिहार में 20-22 घंटे बिजली उपलब्ध है हर जगह पे। ठीक है, ये सफलता है हर घर बिजली लगातार। ठीक है, जो झारखंड से अगर कोई होंगे तो आपको पता होगा। सर फिर भी झारखंड में तो सबसे ज्यादा कोयला है सर, यही बिजली कटौती क्यों होता है सर? वो तो इच्छा शक्ति का अभाव होता है। इसके लास्ट में जो ना क्लास में एक रिसर्च पढ़ाएंगे जो मैक्सिको और अमेरिका पे किया गया था। सेम ज्योग्राफिकल लोकेशन रहने के बाद भी मैक्सिको क्यों गरीब है, अमेरिका क्यों अमीर है, ये आपको बताएंगे। ये बड़ा रिसर्च हुआ था। ठीक है, तो हर घर नहीं तो सर मेरा जिला में तो गोड्डा जिला में तो बिजली ठीक अभी रह रही है सर। बहुत खराब स्थिति है झारखंड में बिजली की। मतलब एक आध जिले में ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हर जगह ठीक है। ठीक है, घर तक पक्की नली गली, पावर प्लांट बैठा हुआ है सर यहाँ। इस घर तक पक्की नली गली, इस योजना के तहत गांव तथा शहरों की नलियों गलियों का पक्कीकरण किया गया। जो भी नली गली जो है कि इससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में चूंकि गांव के मुख्य सड़क को जोड़ा जाता था, तो गांव के पक्की नली गली का जो पक्कीकरण का कार्यक्रम इस योजना के तहत चला। उसका शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, इसके अंतर्गत 2 योजनाएं थी। एक लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और दूसरा जो है कि नगर क्षेत्र के लिए शौचालय निर्माण का योजना बनाया गया था। उसके बाद अवसर बढ़े, आगे बढ़े, इसके लिए क्या किया गया कि हर जिले में नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और ITI कॉलेज की स्थापना की गई। 7 निश्चय पार्ट 1 जब खत्म हुआ 2015 से 20 में, तो जो है कि 20 से 25 तक के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 बनाया गया है। इसके 7 निश्चय पार्ट 2 का पहला कंपोनेंट क्या है? युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। इसके अंदर युवाओं को प्राथमिकता देते हुए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना को जो है कि और बढ़ाया गया। कंप्यूटर प्रशिक्षण, संवाद कौशल और व्यवहार कौशल इत्यादि को जो है कि स्किल डेवलपमेंट में शामिल कर दिया गया। सशक्त महिला, सक्षम महिला, इसके तहत क्या किया गया? महिलाओं में उद्यमिता बढ़ाने के लिए विशेष योजना लाई गई। साथ ही उच्चतर शिक्षा में महिलाओं को प्रेरित करने के लिए इंटर और स्नातक पास करने वाली महिलाओं को जो है कि आर्थिक सहयोग मिलता है। इंटर पास करने पे 25,000 और स्नातक पास करने पे 50,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद फिर हर खेत तक सिंचाई का पानी, इसके तहत वादा किया गया है अगले 5 सालों तक हर खेत में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके लिए कि गांव का एक अलग बिजली का फीडर बनाया गया है, सिंचाई फीडर। और उसके माध्यम से गांव में लगभग हर गांव में आप देखिएगा खेत में तार पहुंच गया है। ठीक है, और मोटर खरीदने के लिए सब्सिडी मिलता है। उसके बाद स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत जो है कि सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया गया है। पंचायत वेब सीरीज के तहत एक ब्लॉक में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अलावा जो है कि पशु और मत्स्य संसाधनों का विकास किया जाएगा। 15 सितंबर 2022 को ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत गांव में प्रत्येक वार्ड में 15 और प्रत्येक पंचायत में 10 सोलर लाइट लगाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा कि हर गांव में आज के समय में 2 बाल्टी दिया गया है, एक गीला कचरा रखने के लिए, एक सूखा कचरा रखने के लिए। हर वार्ड में एक ठेला वाला का नियुक्ति किया गया है और वो जो है कि सवेरे सवेरे जाके गांव से कचरा उठाता है। ये क्रियान्वित है, मतलब बिहार में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, स्वच्छ बिहार, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, इसके तहत जो है कि वृद्धाओं के लिए आश्रय स्थल, शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला इमारत और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन और विद्युत शब्दागृह का निर्माण किया जाएगा। मतलब 7 निश्चय पार्ट 1 में तो बहुत अच्छा बात था। 7 निश्चय पार्ट 2 में कोई मोटा बात नहीं है, छोटा बात है।
उसके बाद फिर सुलभ संपर्कता में क्या किया गया था कि गांव से जो है कि प्रमुख सड़कों को जोड़ दिया गया, गली नली को तो पहले ही जोड़ दिया गया। अब क्या हो गया कि बाईपास रोड हो गया, फ्लाईओवर का निर्माण हो गया, हाट बाजार स्कूल इत्यादि में जो जो छोटी छोटी सड़क बच गई थी बनाने के लिए, उसको इसमें शामिल कर लिया गया। उसके बाद सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा के तहत क्या किया गया है कि मानव और पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए आधारभूत व्यवस्था किया जा रहा है। इसमें कॉल सेंटर, मोबाइल ऐप की सहायता ली जा रही है। डोर स्टेप डिलीवरी का वादा किया गया था लेकिन पूरा नहीं हुआ है। टेलीमेडिसिन के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को विकसित किया जाएगा। अनुमंडल और जिला अस्पतालों को जोड़ने की बात की गई है और जो है कि मौजूदा कुछ जो प्रखंड अस्पताल थे पीएससी, उसको विकास किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 जो है कि आपके यहाँ लागू है। अब आइए कि देश के विकास में जो है कि और बिहार के विकास में एमएसएमई सेक्टर का काफी अहम योगदान होता है। ठीक है, तो एमएसएमई सेक्टर का क्या परिभाषा है, सबसे पहले तो नया परिभाषा सीखेंगे। एमएसएमई सेक्टर का विकास करने के बाद बिहार का विकास कैसे हो सकता है, इसको देखेंगे। ठीक है, और एमएसएमई सेक्टर इतना महत्वपूर्ण क्यों है बिहार जैसे गरीब राज्यों को विकास के लिए। आप एक चीज समझिए, बिहार में जो ये कल्चर डेवलप हो गया है सरकारी नौकरी का। सब सरकारी पद अगर सरकार भर भी दे तो रोजगार को टोटल कितने लोगों को मिलेगा? 1.2% आबादी को रोजगार मिल पाएगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, सब सरकारी पद भर देने के बाद फिर भी लोग बच ही जाएंगे। उसका क्या किया जाएगा? जब तक कि छोटा छोटा उद्योग का विकास नहीं होगा, घर के आसपास में इंडस्ट्री नहीं रहेगा। आप देखिए बिहार के कल्चर में और कर्नाटका के कल्चर में या तमिलनाडु के कल्चर में क्या अंतर, मेन अंतर को समझिए। 10 बजता है ना तमिलनाडु और कर्नाटक में, हर गांव से महिलाएं, युवा, उसके बाद पुरुष निकलते हैं बैग लेकर के। बस आती है, बसों में भर के इंडस्ट्री में जाते हैं। आसपास में इंडस्ट्री रहती है 10-15 किलोमीटर के आसपास में, वहां जाते हैं, दिन भर काम करते हैं और शाम में जो है कि सारे के सारे लोग वापस आते हैं लौट के। बिहार में क्या होता है, 10 बजे एक युवा खा के निकलता है, किसी गाछ के नीचे जाके मंदिर के प्रांगण में बैठता है, जहां भी सरकारी जगह मिल गया, ताश स्टार्ट होता है खेलना और दिन भर ताश खेला जाता है। ये अंतर है वहाँ। ठीक है, ये खूब सच्चाई है बिहार का। यहाँ का सोसाइटी बहुत अंतर है सर तमिलनाडु और बिहार में। अरे कोई मतलब यहाँ रात भर लड़कियां बाहर निकलती है। हम तमिलनाडु से ही बोल रहे हैं। तमिलनाडु से ही तो बोल रहे 11-12 बजे से। वो कहते हैं हम बिहार के रहने वाले। बताओ तमिलनाडु में क्या कर रहे हो तुम? हम यहाँ सुपरिटेंडेंट हैं, जीएसटी सुपरिटेंडेंट। अच्छा, तो ये हालात है बिहार का। वहाँ मतलब कि बेंगलुरु वगैरह में चले जाइए, उसका तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। जहाँ लोकल गांव की, गुजरात में भी चले जाइए, यही दिखेगा आपको। वहाँ के कल्चर में यही है, लोग को जॉब है। गाँवों में भी कोई दिक्कत नहीं होता है सर, सड़क है, 10 बजे 11 बजे तक लड़कियां घूमती उड़ती है, सब काम करती है। तो ये है कि हम तो जाते हैं इंडस्ट्री में तो सब पता चल जाता है ना जीएसटी में तो। ये स्थिति खराब है। आप समझिए कि सूक्ष्म और लघु उद्योग को क्या विकास किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो समझिए कि यहाँ रोजगार का मुहैया ना सर के लोग काम करेगा, यही कारण ना है सर की बेरोजगार बैठा हुआ। देखो हरियाणा में भी अगर जाओगे ना, मैं भी देश का लगभग क्या कहते हैं 50-60% इलाका घुमा हूँ। उस बहुत कम राज्य बचे हैं जहाँ मैं नहीं गया हूँ। ठीक है, घूमना बहुत अच्छा लगता है हमको। तो उसमें मैं ये देखता हूँ कि हरियाणा में जब जाओगे तो जैसे जिला से निकला किसी गांव में जाना है ना तुमको, 15 किलोमीटर के दायरे में तुमको 5-10 तो फैक्ट्री मिल जाएगा। हर 1 किलोमीटर के आवास में कोई ना कोई छोटा मोटा फैक्ट्री जरूर मिलेगा। ठीक है, कोई पंखा बना रहा है, कोई बाल्टी बना रहा है, कोई चापाकल बना रहा है, कोई बाइक बना रहा है, कोई फूड प्रोसेसिंग कर रहा है। इसी तरीके से फैक्ट्री मिल जाता है। बिहार में तुम मतलब कि शहर से निकलो किसी ब्लॉक के लिए, एक फैक्ट्री नजर नहीं आएगा। यही सबसे बड़ा कमी है। जिस दिन फैक्ट्री लगेगा उस दिन बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा, उसी दिन बिहार का विकास होगा। अदरवाइज सरकार बदल जाए, सरकारी नौकरी दे दे, चाहे कुछ हो जाए, सूरत बदलने वाला नहीं। ये एकदम तय मानिए। जब तक हर ब्लॉक में कम से कम 200-400-500 लोगों के रोजगार की व्यवस्था नहीं हो जाती है, चाहे वो लोग प्राइवेट स्तर पे अपने इंडस्ट्री को खोल के, अपने स्टार्टअप को खोल के दें, या सरकार के माध्यम से जो है कि एमएसएमई सेक्टर का डेवलपमेंट हो, ठीक है, तब तक सूरत बदलने वाला नहीं है। ये बात अब तय मानिए। कितना भी बड़ा पॉलिटिकल परिवर्तन हो जाए, कुछ हो जाए, धरती का चक्का पलट जाए, लेकिन बिहार नहीं बदलेगा। मोदी जी का भी यही रूल है सर, आत्मनिर्भर होने का मतलब कि युवा जो है ये सरकारी नौकरी के जो फेरा में रहता है, उससे अच्छा है कि अपना
अपने हिसाब से अपना चीज ढूंढे और उसमें रोजगार में अपना अरे इन्वेस्ट करे देखो, और कुछ कहने से विकास नहीं होता है भाई साहब, कहने और करने में बहुत फर्क है। ठीक है, देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए कि गुजरात में विकास क्यों हो रहा है, इस चीज को समझिए। जैसे कि मान लीजिए टाटा नैनो की कंपनी है वहां पे, फॉर एग्जाम्पल, तो उसके आसपास में टाटा नैनो को टायर सप्लाई करने के लिए, क्या कहते हैं, शीशा सप्लाई करने के लिए, रबड़ सप्लाई करने के लिए, नट बोल्ट सप्लाई करने के लिए छोटी छोटी इंडस्ट्री रहती है। ठीक है, और वो छोटे छोटे इंडस्ट्री पे बाहर वाले नहीं खोलते हैं, वहीं के लोकल लोग उस इंडस्ट्री को खोलते हैं, और उस इंडस्ट्री से छोटे छोटे चीज सप्लाई होता है उसको। उसके बाद बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्ट के रोजगार से जुड़ जाते हैं कि माल निकलेगा तो आखिर कोई ना कोई ट्रांसपोर्टर नहीं भेजेगा ना उसको। उसके बाद आसपास में रहने के लिए रिहायशी इमारतें बनती है, शिक्षा के लिए केंद्र खोलते हैं। मारुति सुजुकी का एक प्लांट लगा था हरियाणा के गुरुग्राम में, आज गुरुग्राम का सूरत बदल गया है। ठीक है, तो इसके लिए वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, बहुत सारा पूंजी जो है कि युवाओं के हाथ में देना पड़ेगा। ये जो 10,000 5,000 देते हैं ना सुसु, और कौन तरुण और कौन कौन लोन मिलता है, मुद्रा लोन, 40-50 हजार के लोन से सूरत बदलने वाला नहीं है। जो मोदी जी कह रहे हैं ना, ये खाली दिखावा है। इनमें नौटंकी तो ये हो गया ना मोदी जी के राज में, कि सरकारी नौकरी भी कट कर दिए, और जो रोजगार देने के लिए स्टार्टअप की बात कर रहे थे, स्टार्टअप में पूंजी लगता है 10 लाख 20 लाख चाहिए युवाओं को, उसके साथ साथ उसका उसमें जो है कि ट्रेनिंग चाहिए उसको, वो तो दिए नहीं। स्टार्टअप के नाम पे क्या दे रहे हैं, शिशु लोन, तरुण लोन, 50,000, 1 लाख, 40,000, 10,000, इससे क्या होता है जी? ये समझिए। उसका वो तो देखिए, रेंट में चला जाएगा। वही सर तो। यहाँ लोन उठा लेता है, यहाँ पे चले जाता है वो कहीं घूमने के लिए, कोई घर बना लेता है, कहीं किसी शादी कर लेता है किसी का, यही हो रहा 1 है लाख सर। में घर कैसे बन जाएगा? यहाँ घर देख के बना लेता है। अरे सीधा अरे सीधे बोल, सवाल खर्चा सवाल कर ये भी देंगे। सवाल ये भी है ना कि अगर घर नहीं है तभी तो वो घर बना रहा है, घर मुहैया करवाना भी तो जरूरी था। इतना शोषण हुआ है 1 इसको। लाख में घर नहीं ना बनता है सर, ईंटों का बनाएगा तो 1 लाख तो 4-5 गाड़ी ईंटा में लग जाता है आजकल, 20,000 रुपया 24,000 रुपया ईंटा। बात सही है। देखिए, एमएसएमई सेक्टर का डेफिनेशन समझते हैं, नई मतलब कि नया डेफिनेशन क्या है। एमएसएमई का जो है कि अधिनियम आया था 2006 में, उसका जून 2020 में इस पर संशोधन किया गया कोरोना के पीरियड में। इसके अंतर्गत कुछ जो है कि डेफिनेशन बदले गए हैं, इस चीज को याद रखिए। 69 बीबीएससी में से सवाल भी पूछा गया था। ठीक है, तो माइक्रो, मीडियम और स्मॉल। ठीक है, इस माइक्रो, मीडियम, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, 3 तरीके के एंटरप्राइजेज होते हैं इसमें। तो माइक्रो में कौन आता है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम। सूक्ष्म उद्योग का क्या है डेफिनेशन, इसको समझिए। सूक्ष्म उद्यम वह उद्यम है जिसमें संयंत्र और मशीनरी में 1 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होना चाहिए। मतलब कि उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट जो है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, संयंत्र में, उसमें जो है कि 1 करोड़ रुपए का होना चाहिए, और उसके कारोबार का जो है कि टोटल रेवेन्यू सालाना 5 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये हो गया माइक्रो यानी कि सूक्ष्म। टोटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, रेवेन्यू 5 करोड़। ठीक है, उसके बाद आइए लघु पे। लघु वैसा संयंत्र है जिसमें कि उसके इन्वेस्टमेंट में जो है कि 10 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं होना चाहिए, और उसका रेवेन्यू जो है कि 50 करोड़ से अधिक का नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है मीडियम, मतलब कि मध्यम। मध्यम का डेफिनेशन ये है कि उसमें जो है कि इन्वेस्टमेंट, जो मशीनरी और संयंत्र वगैरह में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो 50 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए, और उसका टोटल रेवेन्यू जो है कि पूरे ईयर का 250 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये डेफिनेशन है। फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए। माइक्रो में क्या है, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, रेवेन्यू 5 करोड़। स्मॉल में क्या है, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़, रेवेन्यू 50 करोड़। मीडियम में क्या है, इन्वेस्टमेंट 50 करोड़, रेवेन्यू 250 करोड़। याद हुआ? रेवेन्यू सर कितना मीडियम में? मीडियम में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़, रेवेन्यू 250 करोड़। ये पूछा गया था, बहुत आसान है याद करना। याद हुआ? ये तो नो सर नहीं हुआ। Yes. देखो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। ठीक है, 1 करोड़ 5 मैक्रो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, रेवेन्यू 5 करोड़। स्मॉल इन्वेस्टमेंट 10 करोड़, रेवेन्यू 50 करोड़। मीडियम और 50 इन्वेस्टमेंट करोड़ 50 और करोड़, रेवेन्यू 250 करोड़। आसान है याद करना कि माइक्रो में लिखिए इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, रेवेन्यू 5 करोड़, उसमें एक एक शून्य लगा दीजिए सिर्फ, वो स्मॉल बन जाएगा। ठीक है, पैसा भी था सर ये क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं? सपने में भी था सर क्वेश्चन, उसी टाइम ये न्यू फॉर्मूला आया था, न्यू परिभाषा तभी। क्या क्या बोल रहे हैं? सपने में भी था सर ये क्वेश्चन। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं कि ये पूछा गया था। ठीक है, माइक्रो 1 करोड़ 5 करोड़ है, उसमें एक एक शून्य लगा दीजिएगा, स्मॉल हो जाएगा।
उसके बाद फिर मीडियम में जो है कि उसका रेवेन्यू 50 करोड़ है। जो स्मॉल का रेवेन्यू है वो मीडियम का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और उसको फिर जो है कि क्या कहते हैं 5 से गुना कर दीजिएगा तो उसका रेवेन्यू निकल जाएगा 250 करोड़, ठीक है। अब समझिए एमएसएमई उद्योग क्यों जरूरी है। एमएसएमई उद्योग के अंतर्गत देश में लगभग 6 करोड़ उपक्रम अभी चल रहे हैं, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 30% है, 30%। कृषि के बाद रोजगार देने वाला ये दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। इसमें 11 करोड़ लोगों को 11 करोड़ लोगों को, बहुत बड़ी आबादी होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है इसमें। देश के निर्यात में 50% हिस्सेदारी, जो टोटल इतना बड़ा बड़ा आपको इंडस्ट्री दिख रहा है, टाटा बिरला अंबानी अडानी, वो सब एक तरफ और ये एमएसएमई वाले एक तरफ। 50% क्या कहते हैं देश का जो एक्सपोर्ट होता है उसमें इसकी भागीदारी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। मूलभूत जरूरतों से संबंधित 6500 उत्पाद सिर्फ और सिर्फ इसी एमएसएमई सेक्टर के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिसके कि मंत्री हैं माननीय जीतन राम मांझी, ठीक है। ये इसकी अहमियत है और देश का रीढ़ का हड्डी माना जाता है एमएसएमई सेक्टर। और एमएसएमई सेक्टर को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान नोटबंदी का है, सबसे बड़ा योगदान नोटबंदी का है। उसके बाद ऊपर से रहा मार जीएसटी ने पूरा कर दिया था और उस समय से एमएसएमई सेक्टर जो बर्बाद हुआ है आज तक नहीं सुधर पाया, हालात नहीं सुधरे, ठीक है। एमएसएमई सेक्टर चलता है तो देश का पहिया घूमता है, ये बात याद रखिए। 2008 में जब आर्थिक मंदी आई थी, मनमोहन सरकार ने कहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, कि देश की जो मतलब कि फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स है ये बहुत मजबूत है, हमारे देश को कोई मतलब कि आर्थिक मंदी का असर नहीं होने वाला है। और उनकी ही कार्य कुशलता थी कि उन्होंने पूरे देश को 2008 में जो लेमन ब्रदर का क्राइसिस आया था अमेरिका वाला, वैश्विक महामंदी से देश को बचा लिया था। ये मनमोहन सिंह जी का ही मतलब कारनामा था, वही थे जो कैसा कर पाए थे, ठीक है। इसलिए इसके आंकड़े को आप ध्यान से रखिएगा। पेड बैच, इसमें बहुत सारा आंकड़े मैंने लिख के रखा है। पेड बैच में जो है कि वो आपको पेड ग्रुप में वो सारा का सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। इसमें इसको याद रखिएगा एकदम से कि वर्तमान समय में ये जो है कि 6 करोड़ उपक्रम है देश में। सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में 30% योगदान है, बहुत बड़ा योगदान होता है भाई। 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। देश के निर्यात में 50% हिस्सेदारी खुद रखता है। मूलभूत जरूरतों के संबंधित 6500 उत्पादन इसी के द्वारा जो है कि तैयार किए जाते हैं। उसके बाद भी इसमें क्या किया गया कि जब कोरोना का इसको झटका लगा था, भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान चालू किया था, आपको पता होना चाहिए। इसके तहत जो है कि बहुत सारे पैकेज घोषणा किए गए थे। 3 लाख रुपए का कोलेटरल फ्री लोन घोषित किया गया था। उसके बाद जो है कि श्रेष्ठ उपक्रम जो भी थे उसको 20,000 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की गई थी। और अच्छे प्रदर्शन करने वाले जो भी उपक्रम थे एमएसएमई के, उसके लिए 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी फ्यूज किया गया था। उसमें जो है कि उसको सहायता दिया गया था। 200 करोड़ रुपए तक के विनिवेश के जो है कि निविदाओं पर रोक की घोषणा की गई थी, ताकि जो है कि जो भी मतलब होता था 200 करोड़ रुपए तक का जो भी वैश्विक टेंडर होता था ना, इस चीज को समझ लीजिए अच्छे से। जो टेंडर एमएसएमई सेक्टर से ही हो सकता है, उसमें 200 करोड़ रुपए तक का टेंडर में जो मतलब कि ग्लोबल टेंडर वाले लोग आते हैं उसको रोक दिया गया था। रक्षा के क्षेत्र में भी छोटे छोटे उत्पाद के लिए एमएसएमई सेक्टर से ही खरीदा जाना था। उन्होंने वैश्विक स्तर से जो भी उत्पाद मंगाए जाते थे उसको बंद कर दिया गया था। सार्वजनिक उपकरण जो पीएसयूज हैं, उससे जो है कि वो लोग बहुत सारे जो है कि क्या कहते हैं एमएसएमई सेक्टर से जो है कि माल खरीदते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे में जो अथी मिलता है, आपको चादर मिलता है, वो कोई ना कोई एमएसएमई बनाया है, ठीक है। तो पीएसयू मान लो कि रेलवे, भारत सरकार ने रेलवे में चादर खरीदा है, तो उसके द्वारा जो जितने भी बकाये थे उसको कोरोना पीरियड में कहा गया था 45 दिनों के अंदर इनका भुगतान कीजिए, ताकि इनको लिक्विडिटी मिले, कैश इनफ्लो हो इनका, और ये एमएसएमई सेक्टर का पहिया घूमे, ताकि देश में जो ये हालात खराब हो गया है देश का वो सुधारे। कितना भी कोरोना आ गया, कुछ भी हो गया, 2 ही सेक्टर था ना जिसने जान बचाया था। एक क्या कहते हैं ये कृषि, दूसरा एमएसएमई में जब पैसा फूका गया तो एमएसएमई सेक्टर का ठीक ठाक स्थिति हुआ, ठीक है। आपको बता देते हैं इसमें भी, इसी एमएसएमई में भी 97% रोजगार सिर्फ और सिर्फ माइक्रो सेक्टर जो सूक्ष्म उद्यम है यही देता है, एक अकेला, ठीक है। सूक्ष्म उद्यम को बचाने के लिए सरकार बहुत सारे तरीके से काम करती है। जैसे टाटा कंपनी अगर अगरबत्ती बनाना चाहेगा उस पर टैक्स ज्यादा लगता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये माइक्रो इंडस्ट्री बनाएगी, इससे लोगों को रोजगार देगी। टाटा कंपनी तो एक मशीन सेटअप करेगी, तुरंत का तुरंत अगरबत्ती बना देगी, दिया सलाई बना देगी, माचिस बना देगी, कुछ भी बना देगी,
ठीक है, तो इसके लिए जो है कि बाकायदे सरकार ने इसके लिए, इसके प्रोत्साहन के लिए बहुत सारे पॉलिसी बना के रखा है। उसके बाद जो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम का बहुत बड़ा जो है कि अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है, और इसको इससे इससे जो है कि निर्यात प्रोत्साहन भी होता है, और भारतीय को अर्थव्यवस्था को उभारने में ये बहुत मदद करता है। साथ के साथ जो है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अगर उभारना हो तो वहाँ के एमएसएमई सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद भी मतलब कि बिहार का आर्थिक बाधाओं का कुछ चैप्टर अभी बाकी ही रह गया आपको पढ़ने के लिए। आर्थिक बाधाओं के और भी कुछ कारण हैं, जैसे कि कृषि का पिछड़ापन होना, प्राकृतिक आपदाएं, उसके बाद फिर तीव्र जनसंख्या का वृद्धि। इसको एक एक को डिटेल में पढ़ना है अभी आपको। अपर्याप्त मानव विकास, वित्तीय संस्थाओं की कमी, प्राकृतिक आपदाएं, ये सारा चीज पढ़ना है। उसके बाद इसको दूर करने के लिए भूमि सुधार का कार्यक्रम चलाना, सिंचाई की सुविधा का विस्तार करना, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करना, जनसंख्या का नियंत्रण करना, आधारभूत संरचना का विकास करना। और इसमें जितने भी पॉइंट हैं, जैसे कि औद्योगिक विकास में किस किस सेक्टर में आपको विकास करना है, उद्योग में, पर्यटन में, लघु कुटीर उद्योग में, सूचना प्रौद्योगिकी में, इसमें आपको जो है कि इसके लिए कैसे वित्तीय प्रोत्साहन लाया जाएगा, इच्छा शक्ति का अभाव कम हो गया उसको कैसे ठीक किया जाएगा, तीव्र जनसंख्या बढ़ रही है तो उसमें कैसे पॉलिसी बनाएंगे, पर्यटन के क्षेत्र में क्या विकास हो सकता है, उसका कृषि के क्षेत्र में क्या विकास हो सकता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के क्षेत्र में क्या विकास हो सकता है। जो मूल इकोनॉमी का चैप्टर है आपका, यही चैप्टर है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आई थिंक इसमें बहुत सारा चीज अभी बचा रह गया। चीनी उद्योग का क्या हाल है, उसको कैसे ठीक किया जाएगा, डेयरी उद्योग, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, इसको कैसे ठीक किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट होता है, उसको कैसे ठीक किया जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, आज के क्लास में ये खत्म नहीं हो पाएगा। तो आई थिंक उसके बाद भी बहुत सारा चीजें हैं, जैसे कागज उद्योग है, मोटर गाड़ी उद्योग है, जलयान उद्योग है, चीनी उद्योग है, जूट उद्योग है, रासायनिक उर्वरक उद्योग है, रिफाइनरी उद्योग है, सीमेंट इंडस्ट्री है, उसके बाद वस्त्र उद्योग है। ठीक है, इसको कैसे ठीक किया जाएगा, कहाँ कहाँ इंडस्ट्री भारत में लगा हुआ है, उसको कैसे बिहार से कनेक्ट किया जाएगा, उस चीज को समझना है। ठीक है, जैसे दवा उद्योग जो है कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, पिंपरी, हैदराबाद, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्री इत्यादि में दवा उद्योग है। उससे कैसे मतलब कि यहाँ पे दवा इंडस्ट्री को बिहार में लाया जाए, कैसे मुजफ्फरपुर, भागलपुर में जो दवा की इंडस्ट्री थी वो खत्म हो गई है, उसको ठीक किया जाए, उसको फिर से मतलब कि लाया जाए। उसके लिए क्या क्या प्लान बनाने होंगे हमको। उसके बाद जो है कि रिफाइनरी का, जैसे कि भारत में डिगबोई में है, बरौनी में है, हल्दिया में है, कोयली में है, मथुरा में है, करनाल में है, बीना में है। तो इन रिफाइनरियों को बिहार में, जैसे बरौनी में एक ही रिफाइनरी है, दूसरा रिफाइनरी वगैरह कैसे खोला जाए। वडनगर में है, जामनगर में प्राइवेट रिफाइनरी है। ठीक है, तो बिहार में एक को तो क्यों नहीं है, इस पे बात होना है अभी। उसके बाद फिर आपका जो है कि चीनी उद्योग में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश कैसे आगे बढ़ गया, बिहार कैसे पीछे रह गया है, इसको पढ़ना है। उसके बाद फिर लौह इस्पात उद्योग में जो है कि जमशेदपुर बगल में होने के बावजूद भी यहाँ पे एक भी अच्छी अच्छी कंपनियां नहीं है, जबकि लौह इस्पात उद्योग में जो है कि राउरकेला हो गया उड़ीसा में, भिलाई हो गया छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर हो गया पंजाब में, बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं वहाँ पे। विशाखापट्टनम हो गया, सेलम हो गया, विजयनगर हो गया, इन सब में कारखाने हैं, यहाँ पे नहीं है। उसका कपड़ा उद्योग में जैसे बात करें, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल में बहुत कपड़ा उद्योग है। सूती वस्त्रों का राजधानी है, कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर हो गया, दक्षिण भारत का जो एक मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। तो बिहार में एक भी मतलब कि ऐसा ऑस्टन बोस्टन कुछ है क्यों नहीं है, इसको बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इसको पढ़ना है आपको। उसके बाद फिर जो है कि मोटर गाड़ी उद्योग का तो कुछ नामो निशान नहीं है बिहार में। जैसे हिंदुस्तान मोटर्स कलकत्ता में है, प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड मुंबई में है, अशोक लीलैंड का कारखाना, बहुत बड़ा कारखाना चेन्नई में है। उसके बाद फिर टाटा मोटर्स जमशेदपुर में है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पुणे में है, मारुति उद्योग का, सुजुकी का जो उद्योग है वो गुड़गांव में है। तो बिहार में क्यों नहीं है। ये एक एक करके देश के उद्योग को बिहार के उद्योग से जोड़ना है, उसके बाद पढ़ना है। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। आपको कहीं नहीं, ये बात आप गारंटी से कह सकते हैं कि जितना चीज बता दे रहे हैं, कोई टीचर स्पेशली बीपीएससी मेंस के इकोनॉमिक्स को लेकर के इस तरीके से फोकस करके बताएगा आपको। इतने आंकड़े जुटा ही नहीं सकता, बहुत मेहनत लगता है। करीबन करीबन 4 बजे से आंकड़ा जुटना स्टार्ट किए थे, 4-5 घंटा लग गया था कुछ आंकड़े जुटाने, तब आज का इतना आंकड़ा हम पा पाए। ठीक है, तो आंकड़ा बहुत सारा लिखा हुआ है, उसको हम दे देंगे। उसके बाद एक एक करके फिर धातु खनिज का जो उद्योग है उसको पढ़ना है। लॉयस है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, तांबा है, सीसा है, सोना है, क्रोमियम है, खनिज तेल है, कोयला है, ऊर्जा है,
संगमरमर है, चूना पत्थर है, अभ्रक है, हीरा है, इसके उद्योग का क्या स्थिति है, बिहार में क्या स्थिति है, भारत में क्या स्थिति है। जिस चूना पत्थर में जो है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु जैसे राज्यों में बहुत इसका जो है कि स्कोप है, तो बिहार में क्यों नहीं है। अभ्रक तो बिहार में ही मिलता है, लेकिन फिर भी जो है कि क्या कहते हैं, यहाँ पे उसका उद्योग नहीं है। जैसे कि झारखंड के कोडरमा में हो गया, गिरिडीह में हो गया, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में हो गया, राजस्थान के अजमेर में हो गया, भीलवाड़ा में हो गया, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हो गया, तिरुचिरापल्ली में हो गया, ये सब में अभ्रक का उद्योग चल रहा है। तो बिहार में क्यों नहीं चल पा रहा है। ठीक है, संगमरमर का उद्योग यहाँ पे नहीं है, चूंकि है भी नहीं। वो क्या कहते हैं, वो तो जहाँ रहेगा वहीं पे होगा। कोयला के को लेकर के जो है कि कोयला खनन का तो कारोबार होता है, जैसे कि झारखंड के बोकारो, गिरिडीह, झरिया, धनबाद, रानीगंज पश्चिम बंगाल, आसनसोल पश्चिम बंगाल हो गया, कोरबा रायगढ़ छत्तीसगढ़ में हो गया, उड़ीसा के तलचर में हो गया, देशगढ़ में हो गया, आंध्र प्रदेश के सिरोनी में हो गया, असम के माकुमा में हो गया। ये सब में कोयला मतलब कि खनन होता है। तो यहाँ पे बिहार में तो खैर नहीं है, और वो हो भी नहीं सकता है। तो कुछ उद्योग का लिमिटेशन रहता है। खनन उद्योग है तो जहाँ खनिज रहेगा वहीं खनन हो सकता है। ठीक है, खनिज तेल के रिफाइनरी का मतलब कि स्कोप है। जैसे खनिज तेल है ना, असम के डुगोई में, सुरमा घाटी में, गुजरात के खंभात के अखाड़े में, अंकलेश्वर में खनिज तेल है, महाराष्ट्र के बम्बई हाई में है। भारत का सबसे बड़ा मतलब कि उत्पादन केंद्र तो वहीं पे है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे उद्योग हैं, जैसे कि जिप्सम का उद्योग हो गया, क्रोमाइट का उद्योग हो गया, ग्रेफाइट का उद्योग हो गया, काइनाइट का उद्योग हो गया, फिर जो है कि डोलोमाइट है, एस्बेस्टस है, पायराइट है, यूरेनियम है, थेरियम है। ये भी बहुत सारे खनिज है, इसका प्रोसेसिंग होता है, इसका जो है कि इसके बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाए जाते हैं। तो एटलीस्ट कुछ भी इंडस्ट्री, किसी भी तरीके से कोई इंडस्ट्री तो बिहार में लगे। इसके लिए क्या पॉलिसी बनाया जाए, इसको पढ़ना बाकी है अभी आपको। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, हमको लगता है कि एक से दो दिन इसमें लग जाएगा पढ़ाने में। तो आज यहीं रहने देते हैं। ठीक है, और